Welcome friends to another lecture on Dr. Harit's Laboratory Medicine. लिपिड प्रोफाइल एक कॉमन टेस्ट है जो लैब में करते हैं और जब लिपिड प्रोफाइल टेस्टिंग करते हैं तो उसके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जामिनर्स हमें पूछते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं और उसका करेक्ट आंसर क्या है इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। लिपिड प्रोफाइल जब भी करते हैं या लिपिड प्रोफाइल के वाइवा जब भी देते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कि कोलेस्ट्रॉल बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का क्या क्या यूजेस हैं। कोलेस्ट्रॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी। हर एक सेल के मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होता है, सो कोलेस्ट्रॉल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। बॉडी में सेक्स हार्मोन्स होते हैं जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। सो दीज हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। एक और हार्मोन है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स बनाता है जिसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं। कॉर्टिसोल का मेन काम है बॉडी को कोई भी स्ट्रेस हो तो स्ट्रेस के साथ फाइट करने के लिए, केपेबल बनाने के लिए कॉर्टिसोल हार्मोन होता है। सो बॉडी को जब भी स्ट्रेस होता है कॉर्टिसोल लेवल्स इंक्रीज हो जाता है ताकि बॉडी इस स्ट्रेस के साथ फाइट कर सके। विटामिन डी आप लोग जानते हैं कि हमारे बोन मिनरलाइजेशन और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो भी कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। बॉडी में जो भी एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है वो HDL के थ्रू लिवर में आता है और लिवर उसको बाइल एसिड्स बनाकर एक्सक्रीट करता है। बाइल एसिड्स का एक इम्पॉर्टेंट काम है कि जो भी फैट्स इंटेस्टाइन्स में आता है जो हमने खाया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए बाइल एसिड्स की सख्त ज़रूरत होती है। तो बॉडी जब कोलेस्ट्रॉल को एक्सक्रीट कर रहा है तब भी उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा निचोड़ देता है। दैट्स हाउ द बॉडी इज़ वर्किंग। नेक्स्ट, अगर कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है देन व्हाई इज कोलेस्ट्रॉल कंसिडर्ड बैड? देन व्हाट आर बैड कोलेस्ट्रॉल्स? ना अगर एक रिंग स्ट्रक्चर देखेंगे, दिस इज द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल जिसको हम साइक्लो पेंटेनो परहाइड्रो फिनांथरीन रिंग कहते हैं। ये जो रिंग है बड़ा यूनिक है, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल या कोलेस्ट्रॉल के साथ कोलेस्ट्रॉल से जो भी मॉलिक्यूल बनता है उसमें ये स्ट्रक्चर होता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा बॉडी में ये जो रिंग स्ट्रक्चर है ये कभी टूट नहीं सकता है। बॉडी इसको तोड़ के एनर्जी या किसी और इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। तो जो भी कोलेस्ट्रॉल हमने खा लिया या तो वो बॉडी के अंदर रहेगा या फिर बॉडी एक्सक्रीट करेगा। बॉडी इसको तोड़ के मेटाबोलाइज नहीं कर सकता है। अगर कोलेस्ट्रॉल का इनटेक और आउटपुट बराबर है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे मैंने पहले स्लाइड में बताया था कि कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस करता है। लेकिन अगर हम ज़्यादा खाते रहेंगे और हमारा एक्सक्रीशन ठीक नहीं होगा तो कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड वेसल्स में जम जाएगा जिसको हम प्लाक कहते हैं। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो ये होगा ब्लड वेसल का साइज़ इतना बड़ा, लेकिन इसके अंदर पूरा कोलेस्ट्रॉल जम गया तो अभी जो ब्लड फ्लो है सिर्फ इतना छोटे से एरिया में बनता है। सो इस प्लाक बनने से ब्लड फ्लो जो है काफ़ी कम हो जाता है और कई बार ब्लॉक हो जाता है। अगर यही हार्ट के मसल में होता है तो इट विल ब्लॉक द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट और हमें हार्ट अटैक हो जाएगा। नाउ द LDL कोलेस्ट्रॉल जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है वो ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट करके ये प्लाक बना देता है। दैट इज़ वाई LDL कोलेस्ट्रॉल इज कंसिडर्ड एज अ बैड कोलेस्ट्रॉल। HDL ऑन द अदर हैंड या इस प्लाक में जितना भी कोलेस्ट्रॉल है उसको निकाल के वापस लिवर में ले आता है एक्सक्रीट करने के लिए। बॉडी में जहाँ पे भी कोलेस्ट्रॉल एक्सेस है HDL का काम है इस कोलेस्ट्रॉल को निकाल कर लिवर में लाना ताकि लिवर उसको एक्सक्रीट करे। तो दैट इज़ वाई HDL इज़ कंसिडर्ड एज गुड कोलेस्ट्रॉल। LDL कोलेस्ट्रॉल ऑन दी अदर हैंड ब्लड वेसल्स में जमा होके इस तरह से एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बनाता है जो ब्लड फ्लो को रोक देता है और हार्ट अटैक कॉज करता है। इसीलिए LDL कोलेस्ट्रॉल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिज़ायरेबल कोलेस्ट्रॉल एंड नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स? अगर आप हमारे लिपिड प्रोफाइल के रिपोर्ट्स देखेंगे तो उसमें हम नॉर्मल रेंजेस नहीं लिखते हैं, हम डिज़ायरेबल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स लिखते हैं, डिज़ायरेबल ट्राइग्लिसराइड लेवल्स लिखते हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल लेवल्स एंड डिज़ायरेबल लेवल्स? अगर मैं 1000 नॉर्मल हट्टे कट्टे आदमी को लूँ और उनका कोलेस्ट्रॉल को चेक करूं तो मुझे एक वैल्यू आएगा, एक रेंज आएगा बिटवीन 150 टू 250। तो नॉर्मल रेंज कोलेस्ट्रॉल कितना हुआ? 150 से लेकर 250 तक। अगर मैंने 1000 नॉर्मल पीपल ले लिए जिनको कोई भी प्रकार का डिजीज़ नहीं है
और उनका ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल्स देखा, तो उसका जो रेंज बनता है वो हमारा नॉर्मल रेंज है। तो यू कैन अज्यूम दैट कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल रेंज 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। दिस इज़ द नॉर्मल रेंज। जब हम ग्लूकोज की बात करते हैं, यूरिया की बात करते हैं, क्रिएटिनिन की बात करते हैं, तो हम नॉर्मल रेंज के बारे में बात करते हैं। बट कोलेस्ट्रॉल में देखा गया है कि आदमी का अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 के ऊपर है तो उसको हार्ट अटैक होने का खतरा ज़्यादा है। अगर किसी का भी कोलेस्ट्रॉल 200 के ऊपर है तो आने वाले 10 या 15 साल में उसको हार्ट अटैक होने का खतरा 3 से 4 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो आइडियली चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है 200 के नीचे हो ताकि इस आदमी को हार्ट अटैक ना हो। दैट इज़ डिज़ायरेबल लेवल। डिज़ायरेबल लेवल नॉर्मल लेवल नहीं है। डिज़ायरेबल लेवल वो लेवल है जिसके नीचे हार्ट अटैक होने का खतरा जो है काफ़ी कम हो जाता है। ये नहीं है कि अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल 200 के नीचे कर दोगे तो उसको कभी हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता है। हो भी सकता है लेकिन होने का चांसेस काफ़ी कम है। लिपिड प्रोफाइल में जब हम डिज़ायरेबल लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो एक सिंपल फार्मूला है जिसको आप याद कर सकते हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल डिज़ायरेबल लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ट्राइग्लिसराइड्स डिज़ायरेबल लेस देन 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल डिज़ायरेबल लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल क्योंकि ये गुड कोलेस्ट्रॉल है हमारा बॉडी में जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा है। सो डिज़ायरेबल लेवल्स फॉर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल इज़ ग्रेटर देन 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसमें थोड़ा सा चेंज है कि मेल्स में 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल्स में 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। और यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंजेस है कि अगर आदमी को कोई रिस्क नहीं है तो 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एलडीएल भी थोड़ा बहुत ठीक है। बट मोटे तौर पे याद रखने के लिए 200, 150, 100 और 50 मिलीग्राम्स। अब ये जवाब देंगे तो कभी गलत नहीं रहेंगे। Now, which are the parameters which get affected when non-fasting sample is tested for lipid profile? कई बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स इंसिस्ट करते हैं कि यार सैंपल कलेक्ट कर लो, लिपिड प्रोफाइल कर दो, फास्टिंग हो ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एज अ लेबोरेटरी स्पेशलिस्ट हमें मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से पैरामीटर्स में अफेक्ट पड़ता है और कौन से पैरामीटर में अफेक्ट नहीं पड़ता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जहाँ पे फ़र्क पड़ता है वो ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स जो करते हैं, अगर खाना खाएंगे तो ट्राइग्लिसराइड्स काइलोमाइक्रॉन्स में भी होगा, जो हमारा डाइट का ट्राइग्लिसराइड्स है वो भी ब्लड में आ जाएगा, तो सीधा ही ट्राइग्लिसराइड लेवल्स काफ़ी हाई मिलेगा आपको। नॉन फास्टिंग सैंपल में आपको ट्राइग्लिसराइड्स काफ़ी हाई मिलेगा। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर हम कैलकुलेट करेंगे फ्रिडबॉल्स इक्वेशन से तो उसमें हम ट्राइग्लिसराइड्स बाय 5 का इक्वेशन लगाते हैं फॉर वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वो अजम्पशन गलत हो जाएगा। तो अगर हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कैलकुलेट करके दे रहे हैं तो फिर वो वैल्यू भी ख़राब रहेगा। काइलोमाइक्रॉन्स जो सीरम में रहते हैं वो टर्बिडिटी कॉज करता है इस टाइप का। ये तो बहुत ज़्यादा लाइपीमिक सैंपल है जिसमें पूरा ओपेक है, नहीं तो काफ़ी हद तक टर्बिडिटी कॉज करता है। जब भी हम कलरीमेट्रिक टेस्ट करते हैं हम कलर्स को रीड करते हैं, ये टर्बिडिटी उस कलर्स को अफेक्ट करेगा और हमारा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द बायोकेमिकल एनालाइट्स ख़राब रहेगा। इंपॉर्टेंट टू नो, टोटल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं उसके लेवल में उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट इज़ ओनली जब हम एलडीएल को कैलकुलेट करते हैं या फिर ट्राइग्लिसराइड्स का टेस्टिंग करते हैं तो उसमें फ़र्क पड़ेगा। सवाल ये था कि ड्राई स्लाइड टेक्नोलॉजी में क्या इसका फ़र्क पड़ता है कि नहीं, अगर काइलोमाइक्रॉन्स है तो ड्राई केमिस्ट्री में फ़र्क पड़ता है कि नहीं। ड्राई केमिस्ट्री जहाँ पे हम स्लाइड्स यूज़ करते हैं उसमें जब एक ब्लड का या सीरम का एक ड्रॉप डालते हैं तो पहले उसमें बहुत सारे लेयर्स हैं। जो फर्स्ट लेयर है वो एक स्प्रेडिंग लेयर है जो कि पूरा ब्लड को स्प्रेड कर देता है। इस स्प्रेडिंग लेयर में फिल्टर्स हैं जिसमें से जो काइलोमाइक्रॉन पार्टिकल्स हैं उसको रोक देता है, तो जो भी नीचे जाता है प्योर सीरम जाता है और टेस्ट करता है। इसीलिए अगर फास्टिंग में हम नॉन फास्टिंग सैंपल लें जिसमें टर्बिडिटी है, लिक्विड बेस्ड केमिस्ट्री में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन स्लाइड बेस्ड टेक्नोलॉजी में उसका फ़र्क उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। आई आस्क्ड अ क्वेश्चन कि अगर एक डॉक्टर किसी पेशेंट को 10 घंटे के बाद
सैंपल भेजता है जिसका हार्ट अटैक हुआ है, पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है, डॉक्टर ने इलाज किया, फिर सोचा कि इसका हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है तो कोलेस्ट्रॉल चेक कर लेते हैं, और 10 घंटे के बाद अगर सैंपल भेजा तो क्या उस सैंपल में हम टेस्ट कर सकते हैं? अगर हम टेस्ट करेंगे तो क्या असर पड़ेगा, और सही टाइम क्या है टेस्ट करने के लिए? इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हार्ट अटैक जो है एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है। मैंने कहा था जब भी स्ट्रेस होता है तो बॉडी का कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल बनता कहाँ से है? कॉर्टिसोल बनता है कोलेस्ट्रॉल से। तो जब पेशेंट का हार्ट अटैक हो चुका है, हम 8-10 घंटे के बाद सैंपल कलेक्ट करके भेजते हैं लिपिड प्रोफाइल के लिए, तो उसका जितना भी कोलेस्ट्रॉल है वो कॉर्टिसोल में बनाने में यूज़ हो गया है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम मिलेगा। तो या तो हार्ट अटैक होने के 2 घंटे बाद तक अगर आप सैंपल ले लेंगे तो उसका लिपिड प्रोफाइल में उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, वो वैल्यूज़ ठीक रहेगा। लेकिन अगर 2 घंटे के बाद आप टेस्ट करेंगे तो आपका सारा कोलेस्ट्रॉल जो है कॉर्टिसोल में बन चुका है, तो आपका जो रिपोर्ट आएगा वो ख़राब आएगा, गलत आएगा, वो पेशेंट का एग्जैक्ट कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं होगा। इसीलिए या तो 4 घंटे के पहले अगर सैंपल करें, हार्ट अटैक होने के 4 घंटे से पहले अगर आप सैंपल ले लेंगे वेरी गुड, नहीं तो 3 महीने के बाद जब दोबारा सब कुछ सेट हो जाता है उस समय कोलेस्ट्रॉल करके देखिए, उस समय लिपिड प्रोफाइल करके देखिए, उस समय जो है आपको पेशेंट का सही वैल्यू मिलेगा। नाउ राइट द फ्रिडवॉल्ड्स इक्वेशन, इन विच कंडीशंस शुड दिस इक्वेशन नॉट बी यूज्ड? फ्रिडवॉल्ड्स इक्वेशन एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिससे हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कैलकुलेट कर सकते थे उस ज़माने में जब हमारे पास डायरेक्ट एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन का किट नहीं होता था। इसका बेसिस ये है कि बॉडी में जो भी कोलेस्ट्रॉल है, जो टोटल कोलेस्ट्रॉल हम टेस्ट करते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल इन वीएलडीएल, कोलेस्ट्रॉल इन आईडीएल, इनडायरेक्ट इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एचडीएल और एलडीएल, इन सब का जो सम है कोलेस्ट्रॉल का, वो हमारा सीरम का टोटल कोलेस्ट्रॉल है। जब हम पेशेंट को फास्टिंग करने के लिए बोलते हैं तो उसका काइलोमाइक्रॉन्स का कंपोनेंट नहीं रहता है। आमतौर पे आदमियों में आइडियल कंपोनेंट नहीं होता है सिवाय 1-2 जेनेटिक डिसऑर्डर्स के। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि टोटल कोलेस्ट्रॉल इक्वल टू कोलेस्ट्रॉल इन वीएलडीएल प्लस कोलेस्ट्रॉल इन एचडीएल प्लस कोलेस्ट्रॉल इन एलडीएल। नाउ एचडीएल के लिए एचडीएल कोलेस्ट्रॉल करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास किट है, हम डायरेक्टली एस्टिमेट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेट करने के लिए भी हमारे पास किट है, उसको एस्टिमेट करने में हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हमें कैलकुलेट करना था, तो रह जाता है कोलेस्ट्रॉल इन वीएलडीएल। देखा गया है कि वीएलडीएल मॉलिक्यूल में कोलेस्ट्रॉल का रेशियो टू ट्राइग्लिसराइड का रेशियो 5:1 है। हर 5 ट्राइग्लिसराइड पे एक कोलेस्ट्रॉल होता है इस वीएलडीएल मॉलिक्यूल में। जब हम ट्राइग्लिसराइड्स को एस्टिमेट सीरम में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स 2 कंपोनेंट्स में है, एक काइलोमाइक्रॉन्स में और एक वीएलडीएल में। अगर हम पेशेंट को 10 घंटे तक फास्टिंग करें, 10 या 10 घंटे से ज़्यादा फास्टिंग कराएं, तो उसने कुछ खाना नहीं खाया है तो उसके ब्लड में, सीरम में काइलोमाइक्रॉन्स नहीं होगा। तो जितना भी ट्राइग्लिसराइड्स है वो इस वीएलडीएल कंपोनेंट में होगा। तो वो ट्राइग्लिसराइड्स को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वीएलडीएल में कितना कोलेस्ट्रॉल है। देन वी कैन यूज़ द फॉर्मूला टोटल कोलेस्ट्रॉल इक्वल टू Tg/5, मतलब वीएलडीएल का कितना कोलेस्ट्रॉल प्लस एचडीएल कोलेस्ट्रॉल प्लस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। तो इस इक्वेशन से अगर हम रीअरेंज करेंगे तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल विल बी इक्वल टू टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस एचडीएल कोलेस्ट्रॉल माइनस ट्राइग्लिसराइड्स/5, या इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना आता है टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस विद इन ब्रैकेट्स एचडीएल प्लस Tg/5। मुझे ऊपर वाला इक्वेशन ज़्यादा आसान लगता है बोलने के लिए और कैलकुलेट करने के लिए। टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस एचडीएल कोलेस्ट्रॉल माइनस Tg/5। What fraction of the lipid produces milky white layer and when a serum sample is kept at 4 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 8 आवर्स? अगर हम सीरम सैंपल को फ्रिज में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखें 8 घंटे के लिए, और अगर उसमें लिपिड्स बढ़ा है तो कुछ चेंजेस होता है। कई बार आपको सीरम के ऊपर इस तरह की मलाई का क्रीमी लेयर मिलेगा, कई बार आपको सैंपल इस तरह से टर्बिड मिलेगा। नाउ व्हाट डू दीज मीन्स? अगर ये मलाई वाला लेयर आपको ऊपर दिख जाता है, दिस इंडिकेट्स कि सैंपल में काइलोमाइक्रॉन्स का लेवल काफ़ी हाई है।
या तो पेशेंट ने खाना खाने के बाद सैंपल दिया है तब ऐसा क्रीमी लेयर आएगा, या फिर कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिसमें इस तरह के काइलोमाइक्रॉन्स के लेवल भी बढ़ जाते हैं। तो इफ़ यू फाइंड कि पेशेंट का प्रॉब्लम है और ऊपर क्रीम जमा है तो दिस इंडिकेट काइलोमाइक्रॉन्स बढ़ा है। अगर सैंपल को आपको इस तरह से टर्बिड दिखता है, सैंपल कलेक्ट करते वक्त क्लियर था लेकिन फ्रिज में डालने के बाद इस तरह से टर्बिड हो गया है, तो ये इंडिकेट करता है कि VLDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। कुछ कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आपको दोनों काइलोमाइक्रॉन्स भी दिखेंगे और VLDL का कंपोनेंट बढ़ा हुआ वो भी दिखेगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि अगर पेशेंट का टोटल कोलेस्ट्रॉल हाई है, जस्ट टोटल कोलेस्ट्रॉल इज हाई, सैंपल क्लियर रहेगा। इट्स ओनली जब VLDL या काइलोमाइक्रॉन्स बढ़ा है तो सैंपल का कलर भी चेंज हो जाएगा, या तो ऊपर इस तरह का क्रीमी लेयर आएगा या फिर सैंपल इस तरह से टर्बिड रहेगा। नाउ नेम द 5 लाइपोप्रोटीन फ्रैक्शंस प्रेजेंट इन द ब्लड। लाइपोप्रोटीन शब्द जो है 2 शब्द से बना है, लिपिड्स और प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को हम अपोप्रोटीन्स कहते हैं और लिपिड्स जो है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स और फॉस्फोलिपिड्स। प्रोटीन्स जो है वाटर सॉल्युबल है, फॉस्फोलिपिड्स जो है वाटर सॉल्युबल है। तो ये लाइपोप्रोटीन के आउटर कवरिंग बन जाता है और जो इनर कवरिंग में है आपका कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स रह जाता है, जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं है लेकिन इस लाइपोप्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर रहकर आराम से ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। जो बॉडी में 5 किस्म के लाइपोप्रोटीन्स हैं वो है काइलोमाइक्रॉन्स, VLDL दैट इज वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, IDL इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स और HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। नाउ व्हाट यू नीड टू नो इन ऑल दीज फ्रैगमेंट्स इज दीज 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। सबसे ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स काइलोमाइक्रॉन्स में है, इसीलिए जब लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करते हैं तो हम पेशेंट्स को 12 घंटे के फास्टिंग में बुलाते हैं ताकि ये जो ट्राइग्लिसराइड काइलोमाइक्रॉन से आता है वो नहीं होना चाहिए। VLDL में भी ट्राइग्लिसराइड्स का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन जब VLDL से IDL, LDL और HDL आते हैं तो ट्राइग्लिसराइड्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है प्रोग्रेसिवली कम हो जाता है। अगर आप प्रोटीन्स की बात करें तो काइलोमाइक्रॉन्स और VLDL में प्रोटीन्स का कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम होता है, इसीलिए इसका डेंसिटी बहुत कम है। और HDL में प्रोटीन्स का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इस मॉलिक्यूल का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है। और धीरे धीरे करके IDL, LDL में जो प्रोटीन्स का कॉन्सेंट्रेशन है प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होता है। काइलोमाइक्रॉन्स और VLDL में प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम, HDL में सबसे ज़्यादा और IDL और LDL में धीरे धीरे करके बढ़ जाता है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कोलेस्ट्रॉल। काइलोमाइक्रॉन्स में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत कम होता है, VLDL में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का कॉन्सेंट्रेशन आपका LDL मॉलिक्यूल में है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड नो अबाउट द वेरियस फ्रैक्शंस ऑफ लाइपोप्रोटीन्स इन द ब्लड। नाउ eating a lot of fibers in the diet can reduce the blood cholesterol level. How does this happen? डाइट में अगर हमारे बहुत फाइबर्स हैं तो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है वो कम हो जाएगा। सवाल ये था कि ये कैसा होता है। जो भी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है बॉडी में, HDL मॉलिक्यूल उस कोलेस्ट्रॉल को निकाल कर लिवर में ले आता है ताकि वो एक्सक्रीट हो जाए। मैंने कहा था कि कोलेस्ट्रॉल को हम कभी मेटाबोलाइज नहीं कर सकते हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है उसको एक्सक्रीट करना है। तो लिवर में आने के बाद लिवर इस कोलेस्ट्रॉल को बाइल एसिड्स में बनाता है और ये बाइल एसिड्स जो है बाइल डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन्स में आता है एक्सक्रीशन के लिए। लेकिन बॉडी जब ये वेस्ट प्रोडक्ट बना रहा है एक्सक्रीट करने के लिए, उससे भी थोड़ा फ़ायदा निचोड़ लेता है। क्या? बाइल एसिड्स लिपिड्स को अब्जॉर्ब करने में मदद करता है। जो भी हमने खाना में डाइट्स लिया, जब हम खाना खाते हैं तभी बाइल सेक्रेट होता है और बाइल खाने के साथ मिक्स होके जो भी लिपिड्स हैं इंटेस्टाइन जो डाइट में है उसको तोड़ के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनाकर उसके अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। 80% ऑफ द बाइल एसिड जो लिवर ने एक्सक्रीट किया वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, राइट। अगर हम फाइबर्स ज़्यादा खाएंगे तो ये 80% जो रीअब्जॉर्ब होता है वो उसका अब्जॉर्प्शन काफ़ी कम हो जाता है, 80% से गिर के 20% या 10% तक हो जाता है। जब हम इसको प्रिवेंट करेंगे तो जो भी HDL ने कोलेस्ट्रॉल लिया लिवर में एक्सक्रीट करने के लिए वो पूरा एक्सक्रीट हो जाएगा, तो हमारा ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम हो जाएगा। ईटिंग लॉट ऑफ फाइबर्स क्या काम करता है, ये जो बाइल एसिड्स का सर्कुलेशन है, जो 80% रीअब्जॉर्प्शन है
उसको प्रिवेंट करता है। तो ये सारे कोलेस्ट्रॉल जो है एक्सक्रीट हो जाता है और उसके कारण हमारा ब्लड का कोलेस्ट्रॉल जो है कम हो जाता है। Now, what are the various apoproteins? Give some examples with their functions. Lipoproteins का मैंने दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बताया था। एक तो था प्रोटीन्स और लिपिड्स। प्रोटीन्स को हम अपोप्रोटीन्स कहते हैं। मैंने ये भी बोला था कि प्रोटीन्स का मेजर फंक्शन क्या है कि लाइपोप्रोटीन मॉलिक्यूल को वाटर सॉल्युबल बनाना, ताकि वो ब्लड में सर्कुलेट कर सके और लिपिड्स को ले सके। Now these proteins are not just like that, कोई भी रैंडम प्रोटीन्स नहीं है, ये प्रोटीन्स है। सारे प्रोटीन्स में कुछ ना कुछ एंजाइम एक्टिविटीज़ या फंक्शंस हैं। तो ये फंक्शनल प्रोटीन्स है जो कि लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म में काफ़ी हेल्प करता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइपोप्रोटीन है ApoA। ApoA HDL मॉलिक्यूल में मिलता है। इसमें एक एंजाइम एक्टिविटी है जिसको हम LCAT एक्टिविटी कहते हैं, लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल असाइल ट्रांसफरेज, LCAT, लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल असाइल ट्रांसफरेज। ये एक्टिविटी HDL मॉलिक्यूल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसी एंजाइम के सहारे जो भी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल टिश्यूज़ में है उसको HDL मॉलिक्यूल लेकर लिवर में ले आता है एक्सक्रीट करने के लिए। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस LCAT एक्टिविटी और LCAT एक्टिविटी ApoA में है। ApoB48 और ApoB100, ये हम ApoB48 काइलोमाइक्रॉन्स में होता है और ApoB100 बाकी सारे लाइपोप्रोटीन फ्रैक्शंस में होता है। ये एक रिसेप्टर मॉलिक्यूल है। जो भी सेल्स को लिपिड्स चाहिए होता है या जो भी सेल्स को ट्राइग्लिसराइड चाहिए होता है वो ApoB100 रिसेप्टर को एक्सप्रेस करता है और उससे उस लाइपोप्रोटीन का फ्रैक्शन को अंदर कर लेता है और वहाँ से कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स यूज़ कर लेता है। ApoC आपके VLDL, LDL और VLDL, IDL और काइलोमाइक्रॉन्स में होता है। इसमें एक एंजाइम है जिसका एक्टिविटी को कहते हैं लाइपोप्रोटीन लाइपेज। ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज का एक्टिविटी ApoC में है और ApoC का काम है कि जो ट्राइग्लिसराइड्स उस मॉलिक्यूल्स में है, काइलोमाइक्रॉन्स में ट्राइग्लिसराइड्स है, VLDL में ट्राइग्लिसराइड्स है, IDL में ट्राइग्लिसराइड्स है। ये ट्राइग्लिसराइड्स जब भी इसको किसी टिश्यू को देना होगा तो इस एंजाइम के एक्टिविटी से लाइपोप्रोटीन से ट्राइग्लिसराइड्स को निकाल कर टिश्यू में देते हैं। नाउ मैंने बोला था कि ApoB48 और ApoB100 एक रिसेप्टर टाइप का काम करता है जो कि जिस सेल को लाइपोप्रोटीन्स की ज़रूरत है वो उसका मॉलिक्यूल का रिसेप्टर को एक्सप्रेस कर लेता है, फिर बाइंडिंग होता है, फिर इंटरनलाइज होकर सारा लिपिड्स ले लेता है। नाउ इसी का एक और भाई है ApoE। अगर मानो किसी जेनेटिक डिफेक्ट में ApoB48 या ApoB100 डिफेक्टिव है तो ApoE मॉलिक्यूल के सहारे से भी ये सारे टिश्यूज़ लिपिड्स को ले सकते हैं। तो बैकअप प्लान के तौर पे अगर आपका ApoB100 में डिफेक्ट है तो ApoE मॉलिक्यूल्स को भी यूज़ करके सेल्स जो है लाइपोप्रोटीन्स को ले लेता है जिससे वो लिपिड्स को यूज़ कर सकता है। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड LPA, लाइपोप्रोटीन विद इन ब्रैकेट्स A। ये एक स्पेशल क्लास ऑफ लाइपोप्रोटीन्स है। ये एक LDL मॉलिक्यूल है जिसमें ApoA, स्मॉल a विद इन ब्रैकेट्स, ये अटैच्ड है। ये ApoA के पास टिश्यू प्लाज्मिनोजेन जैसा एक्टिविटी है। टिश्यू प्लाज्मिनोजेन जो है जो हमारा ब्लड क्लॉट्स है उसको तोड़ने में काम करता है। ApoA के पास यही स्ट्रक्चर है लेकिन जो क्लॉट बनता है उसको उसको ब्रेकेज को रोक देता है। तो अगर किसी के LDL लाइपोप्रोटीन A का लेवल्स काफ़ी हाई है तो उसके ब्लड में जब भी क्लॉट बनेगा वो क्लॉट डाइजेस्ट नहीं होगा और जो भी ब्लड वेसल्स है उसका साइज धीरे धीरे करके और भी छोटा होके ब्लॉक हो सकता है। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ हार्ट अटैक। अगर कोई यंग आदमी 40 इयर्स के नीचे में, उनको कई बार लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, उन लोगों में पाया जाता है कि ये जो LPA लेवल्स है काफ़ी हाई है। तो जिसको भी हार्ट अटैक इन यंग एज होता है उनमें ये पैरामीटर टेस्ट करना ज़रूरी है। व्हाट इज़ NCEP ATP3 गाइडलाइंस? लिपिड प्रोफाइल की जब बात करते हैं तो ये शब्द हमेशा यूज़ होता है कि NCEP ATP3 गाइडलाइंस क्या है। NCEP का फुल फॉर्म है नेशनल कोलेस्ट्रॉल एजुकेशन प्रोग्राम। ATP is adult treatment plan. 3 is the third revision of this.
नेशनल कोलेस्ट्रॉल एजुकेशन प्रोग्राम अडल्ट ट्रीटमेंट प्लान 3rd रिवीजन। ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें जो डिज़ायरेबल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है उसके बारे में पूरा डिटेल में जानकारी दी हुई है। शुरू में मैंने जो आपको बड़े सिंपल तरीके से बताया था कि डिज़ायरेबल लिपिड्स का लेवल क्या है, वो यहीं से डिराइव किया हुआ है। उसमें बहुत सारे और भी क्लॉजेस हैं कि अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है तो उसका कितना लेवल ठीक होना चाहिए, अगर पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया है तो LDL किस लेवल तक रखना चाहिए। वो सारा बहुत इलेबोरेट डिटेल्ड रिपोर्ट है। मुद्दे के बाद है वो स्लाइड जो मैंने डिज़ायरेबल कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात किया था, वही मेन मुद्दे की बात है। लास्ट क्वेश्चन विच आई आस्क्ड वाज व्हाट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड लिपिड्स। लिपिड्स इज लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। ये COOH ग्रुप फैटी, ये एसिड हो गया, और ये CH3 CH2 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 ये जो मॉलिक्यूल है ये फैटी एसिड्स है। अगर फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड है 1, 2 या 3, दैट फॉर्म्स एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर कोई भी डबल बॉन्ड्स नहीं है तो दैट इज अ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। नॉर्मली रूम टेम्परेचर में फैटी एसिड सॉलिड होता है, तो जो भी ऑयल हम यूज़ करते हैं जो रूम टेम्परेचर में सॉलिड है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। और जो रूम टेम्परेचर या स्लाइटली कोल्ड टेम्परेचर जैसे 15 डिग्री या 10 डिग्री सेंटीग्रेड में जो लिक्विड रहता है, उस टेम्परेचर में भी जो लिक्विड रहता है, दे आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर वेरी गुड फॉर हेल्थ। सैचुरेटेड फैटी एसिड से हमें हार्ट का प्रॉब्लम्स होने का चांसेस ज़्यादा होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू माई लेक्चर। अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना है तो आप मुझे अपने मेरे ईमेल आईडी में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप मेरे वेबसाइट में भी विजिट कर सकते हैं ये सारे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।